नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने एक वीडियो संदेश साझा किया है और कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने उद्यम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और निवेश के नए आयामों से जोड़ने के लिए इस मेगा फूड इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के गतिशील खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। Today, India is touching new heights, propelled by the food processing sector with supportive policies and latest technologies. I welcome you all to the World Food India 2024, a haven for investment, a platform for India to solidify its position as a key player in the international food industry. पुलिस अकादमी मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया है। इस परेड में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो सीधा आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद। करने की कृपा करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक दीक्षांत परेड समारोह के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा जी, निदेशक अकादमी अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव सबरवाल जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और अकादमी से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पुलिस उपाधीक्षक पद के 74 प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड के अवसर पर आज जो शानदार परेड अपने 12 माह 15 दिन के प्रशिक्षण के दौरान इन प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, इसकी सराहना करते हुए आप सभी 74 पुलिस उपाधीक्षकों को दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल, सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भी मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस दौरान अपने परिश्रम, लगन और मनोयोग से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है।
आपकी सफलता के लिए आपके माता पिता, अभिभावक, अन्य मित्रों, सहयोगियों और अकादमी के प्रशिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा है। इसके लिए भी मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अंतः से प्रशिक्षण के अंतर्गत कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन, विधि विज्ञान, भाषा ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में जहां अध्ययन कराया गया, वहीं साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में इन नए कानूनों के बारे में भी प्रशिक्षण इन सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करवाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारी वर्दीधारी पुलिस फोर्स हो, अर्धसैनिक बलों के जवान हो या सेना के, उनके प्रशिक्षण के बारे में एक बात बहुत ही स्पष्टता से कही जाती है कि प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, सेवा काल के दौरान उतना ही कम रक्त बहाने की नौबत आएगी। और 12 माह 15 दिन का आपका ये प्रशिक्षण एक चुनौतीपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने की दिशा से आपको इसलिए भी गौरवान्वित करेगा, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबके मन में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक अवधारणा दी है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सिंसेटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड हो। यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं, जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्य का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना भी की गई है। आप एक पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं, जहां अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को
न्याय प्रदान करने के लिए भी आपकी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन होना है। आपसे हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा, समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने, एक मित्र पुलिस की छवि को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए आप सभी अपना 100% योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत समन्वय बनाए रखते हुए कर्तव्यपरायणता, अनुशासन और सत्यनिष्ठा का सफल उदाहरण आप सभी स्थापित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही आपको ये बताते चले कि उन्होंने कई तरह की जानकारी भी दी और साथ ही आपको बताते चले कि यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में काफी कम सीटें आई थी। तो बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ, जहां पर वरिष्ठ बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर पीसी चल रही है। उनका एक चुप्पी है, they remain a studious silence. Today, and most of you are aware, Kerala recently, after 5 years of backfooting and backpedaling, the left government has been forced to release the Hema Committee report, which has spotlighted the extensive exploitation and harassment of women in the film industry under successive governments in Kerala, both the Congress and the left. And I draw your attention today, given these unfortunate happenings, to a lady, senior lady leader of the Congress in Kerala, called Simi Rosebell, who has alleged that there is exploitation in the Congress, and when she points out that there is a casting couch in the Kerala Congress, she is summarily dismissed from the party. And she said today, and I quote, in this party, that is in the Congress party, there is no place for upright people. That is what she said. Any other place in India, if a woman in the workplace raises an issue of sexual harassment, it is the bounden duty of the organization under the law to constitute a committee, a Visakha committee, to investigate the accusations of harassment. That is the minimum justice that is due to any woman, any Indian woman whose right to work in a dignified manner is enshrined in the Constitution under Article 21. But no, the Congress party does not believe in that. The Congress party, when a leader of the Congress party, a woman leader of the Congress party alleges harassment, alleges exploitation, they do not investigate it, they silence her and remove her from the party. This is the same Congress party where Priyanka Gandhi would say before an election, "Ladki hoon, lad sakti hoon." This is the same Congress party where Rahul Gandhi will go to Jammu and Kashmir and say on January 30th of this year that women have talked about rape and harassment. But when it comes to his own party, the Congress in Kerala, which has a huge, long list, dubious record of harassment complaints that are on record from various members of the Congress, women members of the Congress, he does nothing. Instead, he tries to silence them. There is much more to be said on this, but I wanted to draw your attention to this double standard, this hypocrisy, this saying one thing before elections and doing exactly the opposite after the election. This is the truth. This is the truth about the Congress, and the people of India deserve to know it. The people of Kerala should know that the India Alliance partners, whether it is the CPM or the Congress, both of them have a track record of not protecting women, not upholding the dignity of women in their workplaces, and instead
supporting those who exploit and harass them. Thank you. Any question? More but times now. The question that you have raised, and when Simi came out and she spoke about the sheep being shunted out, and as you rightly said, there has not been a comment coming in from Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi like that. And when it comes to the other India Alliance parties too, they have not said anything on this particular issue. As soon as she raised her voice, as soon as she talked about casting couch in Congress, from Bollywood today has come to Congress party, she has been shunted out, and the other India Alliance partners are completely silent on this. No, there is a pattern here, and I don't need to tell you this. You know it. You are all very wise people. When the horrible incident happened, the rape and the attempted cover-up in Kolkata happened, the Congress party was silent. When the rape in Kannauj happened, the Congress party is silent. When the CPM, the Hema committee report came out, initially the Congress was silent, then belatedly when they saw the outrage of the people, they joined in. When this lady, Simi Rosabelle, raises an issue, the same two leaders who otherwise wax eloquent about ladki hoon, lad sakti hoon, they maintain a silence. Not only do they maintain a silence, they dismiss her without even going into the basic justice of investigating her complaint. And if it was any other organization today, I would argue respectfully with you that you would all not leave that organization alone. If any organization where a woman came and complained of sexual harassment did not investigate that complaint and simply terminated that lady, you would not leave that organization alone. इसके लिए अलग से हम लोग बैठे हैं आपका विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी आपसे आरोप लगा रही है कि अमानुल्लाह की जिससे गिरफ्तारी हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है उत्पीड़न कर रही है विपक्षी पार्टियों को। देखिए, मैं ये इश्यू पहले भी मुझसे इस व्यक्ति के बारे में नहीं लेकिन पूछा गया है, और मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आज इस देश में कानून से कोई नहीं बच सकता. The law of the land will catch up with whoever you are, however big or small you are, if you have committed a crime. That is New India. That is the India today that we live in. तो राजीव चंद्रशेखर ने पीसी की थी, जहां पर उन्होंने तमाम जानकारी भी दी है. तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा करेंगे. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे और इसके बाद 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे. State visits to India in 1992 and in 2008. And he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. As you know, we share a very warm and friendly relationship with Brunei, and our engagements cover multiple areas such as defense, trade and investment, energy, space technology, health, capacity building, culture, and vibrant people-to-people exchanges. The Indian diaspora in Brunei is about 14,000, and they comprise a substantial number of doctors and teachers in Brunei who have earned goodwill and respect for their contributions to Brunei economy and society. We have received valuable support from Brunei in our space program. We have 3 MOUs with Brunei in this area. We have established a telemetry tracking and command station
in Brunei in 2000, and this tracks and monitors all our eastward launches of satellites and satellite launch vehicles. Defense is another important pillar in our bilateral cooperation. We have an MOU on defense which was signed in 2016 and has since been renewed in 2021. It provides a framework for our collaboration that covers regular exchanges at high levels, naval and Coast Guard ship exchange visits, training and joint exercises, and participation in each other's exhibitions. We are also working towards establishing a joint working group for cooperation in the area of defense. Brunei is an important partner for India's Act East policy and our vision for the Indo-Pacific, and as we mark a decade of our Act East policy this year, the visit assumes additional significance. Brunei has been our country coordinator in ASEAN from 2012 to 2015 and played a key role in our further engagements with ASEAN and continues to do so today. Now let's move on to the visit to Singapore. Prime Minister is visiting Singapore after nearly 6 years. In fact, his last visit to Singapore was in his first term as Prime Minister, and an early visit during his third term is something that is particularly welcomed by the Singaporean side, and also this is at the time when a new leader in Singapore, in His Excellency Prime Minister Lawrence Wong, has just taken over, and this is an opportune time to set the stage for the next stage of our vibrant bilateral relationship. Our ties have evolved, and we have a dynamic strategic partnership encompassing diverse areas, from our shared history and people-to-people ties, which form an important link between us. Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. The visit will also take place in the light of our 60th anniversary of diplomatic relations, which we are celebrating in 2025, and the 10th year of our strategic partnership with Singapore. During the recently concluded India-Singapore Ministerial Roundtable, which is a very unique forum between ministers on both sides in diverse areas, a number of new forward-looking futuristic cooperation areas were identified in digitalization, sustainability, skills, health, advanced manufacturing and connectivity. And we are likely to exchange a number of MOUs in these areas during the forthcoming visit of the Prime Minister. From the point of trade and investment also, the Prime Minister's visit to Singapore is very significant. Singapore is India's largest trade partner in ASEAN, and it is a leading source of foreign direct investment. Singapore is India's 6th largest trade partner worldwide and the largest source of FDI during the last financial year. Investments have also been very large. Since 2000 till now, we have had cumulative FDI of about $160 billion. There will be an interaction with business leaders during Prime Minister's visit, and this will be an important element of the visit, as the CEOs will be listening to India's growth story firsthand from the Prime Minister and the opportunities that it presents for them. If you have any questions, I'd be happy to seek to respond to them. Thank you. From our left here, Rishabh. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।